विनय के ऑफिस जाते ही सुषमा चाय की गर्म कप हाथों में लेकर समाचार पत्र पर अपना राशिफल पढ़ने लगी। उसके बाद उसने वह पेज खोल दिया जिसमें ज्योतिष शास्त्रियों, रत्नों और उनसे जुड़े कई तरह के विज्ञापन होते हैं। यह सुषमा का रोज का काम था। पति विनय के जाते ही वह समाचार पत्र और टीवी पर बस ज्योतिष शास्त्रियों और रत्नों से जुड़ी खबरें ही पढ़ती व देखती, और फिर उसमें सुझाई गई विधि या रत्नों को पहनने, घर के बाकी सदस्यों को पहनाने और ज्योतिषियों के द्वारा बताए गए नियमों पर अमल करने और सभी से करवाने में जी जान लगा देती। सुषमा इस प्रकार व्यवहार सुषमा का इस प्रकार का व्यवहार करना स्वाभाविक था, क्योंकि उसकी परवरिश एक ऐसे परिवार में हुई थी जहां अंधविश्वास और ग्रह नक्षत्रों का जाल कुछ इस तरह से बिछा हुआ था कि घर का हर सदस्य केवल अपने जीवन में घटित हो रहे हर घटना को ग्रह नक्षत्रों एवं ज्योतिष से जोड़कर ही देखता था। यही वजह था कि सुषमा पढ़ी लिखी होने के बावजूद ग्रह, नक्षत्रों एवं रत्नों को बेहद महत्व देती थी और अपना कोई भी कार्य ज्योतिष से शुभ अशुभ पूछे बगैर नहीं करती थी। सुषमा और विनय की शादी को करीब 18 साल हो गए थे, लेकिन आज भी सुषमा को यही लगता था कि उसका पति विनय घर की ओर ध्यान नहीं देता है, उसकी बात नहीं सुनता है। बेटी प्रिया जो 12वीं क्लास में है मनमानी करती है, और बेटा अथर्व जो 10वीं क्लास का छात्र है बेहद जिद्दी होता जा रहा है। सुषमा के ज्योतिषों के चक्कर और पूरे परिवार पर कंट्रोल की चाह की वजह से पूरा घर बिखरता जा रहा था, परंतु ये सारी बात उसकी समझ से परे थी और उसे अपने सिवाय सभी में दोष दिखाई देता था। सुषमा ज़रूरत से ज़्यादा भाग्यवादी तो थी ही, साथ ही साथ वह अंधविश्वासी भी थी। वह ग्रह नक्षत्रों के कुप्रभाव से बचने के लिए ज्योतिष शास्त्रियों व उनके द्वारा सुझाए गए तरह तरह के रत्नों पर अत्यधिक भरोसा रखती थी। ये कहना गलत ना होगा कि सुषमा की सोच करेला ऊपर से नीम चढ़ा जैसी थी। अभी सुषमा राशिफल पढ़ ही रही थी कि उसकी बेटी प्रिया उसके करीब आकर बोली, मम्मी मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री विषय बहुत हार्ड लग रहे हैं, मुझे इनके लिए ट्यूशन पढ़नी है। ये सुनते ही सुषमा बोली, अरे तुम्हें कहीं ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं। ये देखो आज के न्यूज़पेपर में ऐड आया है सर्व समस्या निवारण केंद्र का। यहाँ ज्योतिषाचार्य स्वामी कमलानंद जी सभी की समस्याओं का निवारण करते हैं। देख इस पर लिखा है कैसी भी हो समस्या निराकरण करेंगे। ज्योतिषाचार्य स्वामी कमलानंद जी। मम्मी लेकिन मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, इसमें ये ज्योतिषाचार्य क्या करेंगे? प्रिया चिढ़ती हुई बोली। तभी सुषमा समाचार पत्र में से वह पेज जिस पर विज्ञापन छपा था अलग करती हुई बोली, ज्योतिषाचार्य जी ही तो है जो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर करेंगे। आचार्य जी तुम्हें बताएंगे कि पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाना चाहिए, या फिर कोई रत्न बताएंगे जिससे तुम 12वीं कक्षा अच्छे नंबरों से पास हो जाओगी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम आज ही स्वामी जी से चलकर मिलते हैं। ये सुनते ही प्रिया पैर पटकती हुई बोली, मम्मी अभी मुझे स्कूल जाना है, आज मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास है। मैं किसी आचार्य या बाबा के पास नहीं जाऊंगी, आपको जाना है तो आप जाओ। कहकर प्रिया वहाँ से चली गई और सुषमा वहीं खड़ी बड़बड़ाती रही। थोड़ी देर में प्रिया और अथर्व स्कूल के लिए तैयार हो गए, लेकिन सुषमा विज्ञापन पर दिए आचार्य जी का फ़ोन नंबर मिलाने में ही लगी रही, क्योंकि हर बार वह नंबर व्यस्त ही बता रहा था। तभी सुषमा के पास अथर्व आकर बोला, मम्मी टिफ़िन बॉक्स दे दो, हम लेट हो रहे हैं। अथर्व से टिफ़िन बॉक्स सुनकर सुषमा को ख्याल आया कि उसने टिफ़िन तो बनाया ही नहीं है। अतः वह हड़बड़ाती हुई कबर्ड से रुपए निकाल दोनों को देती हुई बोले, टिफ़िन तो बना ही नहीं है, तुम दोनों ये रुपए रख लो, वहीं स्कूल कैंटीन में कुछ खा लेना।
सुषमा का इतना कहना था कि प्रिया मुंह बनाती हुई बोली, ये क्या है मम्मी, आप रोज रोज ये राशिफल और ज्योतिष शास्त्रियों के बारे में पढ़ने के चक्कर में हमारा टिफिन ही नहीं बनाती और हमें कैंटीन में खाना पड़ता है। कहकर सुषमा के हाथों से रुपए लेकर प्रिया गुस्से से चली गई। तभी अथर्व बोला, मम्मी मुझे और पैसे चाहिए, मेरा इतने पैसों से काम नहीं चलेगा। आज दीदी की एक्स्ट्रा क्लास है, इसलिए मैं अपनी गाड़ी ले जा रहा हूँ, उसमें पेट्रोल भी डलवाना होगा। अथर्व के ऐसा कहते ही सुषमा ने बिना कुछ कहे और पैसे उसे दे दिए, क्योंकि उसका पूरा ध्यान आचार्य जी को नंबर लगाकर उनसे मिलने का समय लेने में था। दोनों बच्चों को जाते ही सुषमा फिर से जो ज्योतिषाचार्य स्वामी कमलानंद जी का नंबर ट्राई करने लगी और इस बार नंबर लग गया। सुषमा को ज्योतिषाचार्य से आज ही मिलने का समय भी मिल गया। वो जल्दी से तैयार होकर स्वामी के सर्व समस्या निवारण केंद्र पहुंची तो देखा काफ़ी भीड़ लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो आधा शहर यही उमड़ आया हो। जब सुषमा ज्योतिषाचार्य के शिष्य के पास ये जानने के लिए पहुंची कि उसका नंबर कब तक आ जाएगा, तो वह बड़ी विनम्रतापूर्वक लबों पर लोलुपता व चाटुकारिता के भाव संग मुस्कुराते हुए बोला, बहन जी अभी तो 12वां नंबर चल रहा है, आपका 50वां नंबर है। आपका नंबर आते आते तो शाम हो जाएगी। आप आराम से प्रतीक्षालय में बैठिए, वहाँ सब कुछ उपलब्ध है, चाय कॉफ़ी नाश्ता भोजन सभी की व्यवस्था है। बस आप टोकन काउंटर पर जाइए और आपको जो चाहिए उसका बिल काउंटर पर भर दीजिए और आपको मिल जाएगा। ये सुनने के बाद भी सुषमा वहीं खड़ी रही। उसके माथे पर खिंचते बल को देखकर आचार्य जी के शिष्य को ये अनुमान लगाने में ज़रा भी वक्त नहीं लगा कि सुषमा आचार्य जी से जल्दी मिलना चाहती है। अवसर का लाभ उठाते हुए शिष्य ने अपने शब्दों में शहद सी मधुरता घोलते हुए कहा, बहन जी आचार्य जी के कक्ष के समक्ष तो सदा ही उनके भक्तों की ऐसी ही अपार भीड़ लगी रहती है, क्योंकि आचार्य जी जो रत्न अपने भक्तों को देते हैं एवं जो विधि उन्हें सुझाते हैं उससे उनके भक्तों का सदा कल्याण ही होता है। यदि आप ज्योतिषाचार्य जी से जल्दी भेंट करना चाहती हैं तो आपको वीआईपी पास बनाना होगा, जिसका मूल्य सामान्य पास से 3 गुना ज़्यादा है, परंतु इससे आपकी आचार्य जी से भेंट 1 घंटे के भीतर हो जाएगी और बाकी लोगों की अपेक्षा आचार्य जी से आपका समय भी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। आप कहें तो वीआईपी पास बना दूँ? ये सुनकर सुषमा कुछ देर मौन खड़ी रही, फिर बोली, ठीक है भैया बना दीजिए वीआईपी पास। कहते हुए सुषमा ने अपने पर्स से रुपए निकाल कर उसे दे दिए, जो विनय ने उसे दोनों बच्चों की स्कूल फीस के लिए दिए थे। यहाँ इस सर्व समस्या निवारण केंद्र के प्रतीक्षालय में कैंटीन में इतनी भीड़ थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेला लगा हो। वीआईपी पास बनाने के बाद सुषमा प्रतीक्षालय की कैंटीन में कॉफ़ी पीने बैठ गई। करीब 1 घंटे के बाद उसका नंबर आया। आचार्य जी से मिलकर सुषमा ने अपने घर की वे सारी समस्याएं उनके सामने रख दी, जो वास्तव में समस्याएं थी ही नहीं, मात्र उसके मन का भ्रम था। लेकिन उसके इस भ्रम के बीज को आचार्य जी ने बड़ा वृक्ष का रूप दे दिया। आचार्य जी ने सुषमा के परिवार के हर सदस्य के लिए अलग अलग रत्न दे दिए और कहा कि इनसे सभी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। साथ ही साथ ज्योतिषाचार्य जी ने सुषमा से अच्छी खासी रकम भी ऐंठ ली। यह सर्व समस्या निवारण केंद्र पूरी तरह से अंधविश्वास, ग्रह नक्षत्रों का भय व रत्नों का बुना हुआ ऐसा माया जाल था, जो व्यापार का व्यापक रूप लेकर फूल फल रहा था, जिसमें लोग स्वतः फंसते चले जा रहे थे। और यह खेल पूर्ण रूप से भय और लोगों की अज्ञानता का प्रतिफल था। सुषमा दोनों बच्चों और विनय के पहुंचने से पहले ही घर लौट आई और प्रिया के घर आते ही उसके पीछे लग गई थी कि वह आचार्य जी के द्वारा दिए गए उस रत्न को पहन ले। प्रिया नहीं पहनना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसकी माँ उसकी परेशानियों को समझे और उसे ट्यूशन जाने की परमिशन दे, लेकिन सुषमा कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। वह तो बस बार बार प्रिया को इस बात पर जोर दे रही थी कि यदि वह
ज्योतिषाचार्य जी के द्वारा दिए गए रत्नों को पहन लेगी तो बिना ट्यूशन जाए ही 12वीं कक्षा अच्छे नंबरों से पास हो जाएगी। हार कर आखिरकार प्रिया ने रत्न पहन ही लिया। शाम ढलने को थी, लेकिन अथर्व अब तक स्कूल से घर नहीं लौटा था, जबकि प्रिया की एक्स्ट्रा क्लास होने के बावजूद वो घर आ चुकी थी। इस बात से बेखबर सुषमा इस उधेड़-बुन में लगी थी कि वह विनय को कैसे बताएगी कि वह घर खर्च के पैसों के साथ-साथ बच्चों की स्कूल फीस के रुपए भी सर्व समस्या निवारण केंद्र में दे आई है। खाना बनाते हुए सुषमा के मन में ये विचार भी चल रहा था कि आचार्य जी के द्वारा दिए गए रत्न जरूर अपना असर दिखाएंगे और उसके घर की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। विनय भी ऑफिस से आ गया। अथर्व को घर पर ना पाकर विनय ने सुषमा से कहा, अथर्व कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है। तब जाकर सुषमा को ख्याल आया कि अथर्व तो अब तक आया ही नहीं है। वह कुछ कह पाती उससे पहले ही अथर्व आ गया। उसे देखकर लग रहा था कि वह काफ़ी परेशान है। ये देख विनय ने अथर्व से पूछा, क्या हुआ अथर्व, तुम परेशान लग रहे हो? नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, अथर्व नजरें चुराता हुआ बोला और वहां से चला गया। तभी सुषमा बोली, अरे आप क्यों चिंता करते हैं? आज मैं ज्योतिषाचार्य कमलानंद जी के केंद्र गई थी। आचार्य जी ने हम सभी के ग्रहों के हिसाब से रत्न दिए हैं। अब आप देखना सब ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही विनय और अधिक परेशान हो गया और हड़बड़ाते हुए बोला, तो क्या तुम ज्योतिषाचार्य के पास गई थी? सच बताओ, तुम कितने रुपए फूंक कर आ रही हो और कौन से रुपए खर्च किए हैं तुमने? ये सुनते ही सुषमा बिदक गई और कहने लगी, तुम्हें तो बस रुपयों की ही पड़ी रहती है। मेरी या घर परिवार की तो तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। प्रिया का इस साल 12वीं है और अथर्व का 10वीं है। तुम्हारी प्रमोशन भी अटकी पड़ी है। हमारे रिश्ते में भी कुछ सामान्य नहीं है और तुम्हें रुपयों की पड़ी है। मैं जो करती हूँ तुम्हारे लिए और इस घर की भलाई के लिए ही करती हूँ। ज्योतिष के पास जाती हूँ, आचार्य जी के पास जाती हूँ, यहाँ वहाँ भटकती रहती हूँ। किसके लिए? तुम सबके लिए। और तुम हो कि बस हाय पैसा करते रहते हो। पैसे और ज्योतिष को लेकर विनय और सुषमा के बीच बहस छिड़ गई और यह बहस उस समय और अधिक बढ़ गई जब विनय को पता चला कि सुषमा घर खर्च के पैसे और बच्चों की स्कूल फीस के पैसे सब लुटा आई है। यह बात आग में घी का काम कर गई। जिस घर की शांति के लिए सुषमा रत्न लेकर आई थी, उसी घर की शांति पूरी तरह से भंग हो गई थी। सुषमा के पति विनय और उसके दोनों बच्चे उससे दूर होते जा रहे थे। रोज रोज की कलह से तंग आकर विनय ने वह रत्न पहन तो लिया जिसे सुषमा लेकर आई थी और अथर्व को भी पहना दिया, लेकिन घर की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। कलह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। प्रिया अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान थी। सुषमा उसे ट्यूशन ये कहकर जाने नहीं दे रही थी कि आचार्य जी ने जो रत्न दिया है उससे तुम 12वीं कक्षा अच्छे नंबरों से पास हो जाओगी। विनय कर्ज से लदता जा रहा था क्योंकि सुषमा ज्योतिष, रत्नों और बेकार के टोटकों में पैसे बर्बाद कर रही थी। इधर छोटी सी उम्र में गलत संगत में पड़कर अथर्व जुआरी बन चुका था। एक दिन अचानक प्रिया स्कूल से रोती हुई घर पहुंची। सुषमा किसी ज्योतिषी के पास गई हुई थी और विनय ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। प्रिया को इस प्रकार रोता देख विनय ने उससे रोने का कारण पूछा। प्रिया रोती हुई बोली, पापा, पिछले 3 महीनों से मेरी और अथर्व की स्कूल की फीस जमा नहीं हुई है। टीचर ने कहा है कि यदि समय से फीस जमा नहीं हुई तो एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये सुन गुस्से से विनय की आंखें लाल हो गई, लेकिन प्रिया को शांत करते हुए बोला, बेटा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं 1-2 दिन में फ़ीस की व्यवस्था करता हूँ। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। विनय का इतना कहना था कि प्रिया और अधिक रोने लगी। ये देखकर विनय घबरा गया कि आखिर क्या बात हो गई। तभी प्रिया दोबारा सिसकती हुई बोली, पापा, 1 महीने के बाद मेरा फाइनल एग्ज़ाम है और मुझे फिज़िक्स, केमिस्ट्री बिल्कुल समझ नहीं आ रहे। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है?
तुम इनके लिए ट्यूशन कर लो, और फिर तुमने मुझे या अपनी मम्मी को पहले क्यों नहीं बताया? हम तुम्हारी ट्यूशन क्लास पहले ही शुरू करा देते। विनय सांत्वना देते हुए बोला। प्रिया सुबकती हुई बोली, पापा, मैंने मम्मी को बताया था, लेकिन मम्मी ने कहा कि ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ज्योतिषाचार्य जी के द्वारा दिया रत्न पहनने से 12th में मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन पापा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, और अब लास्ट टाइम में कोई भी ट्यूशन लेने को तैयार नहीं है। ये सुनकर विनय ने अपना सिर पकड़ लिया। सुषमा का दिन प्रतिदिन अंधविश्वास, ज्योतिष और रत्न के प्रति सनक बढ़ती ही जा रही थी, जो अब बच्चों के भविष्य के लिए भी खतरे की घंटी थी, क्योंकि सुषमा ने तो घर पर ध्यान ना दे रही थी और ना ही बच्चों पर। विनय स्वयं को संभालता हुआ प्रिया को समझाते हुए बोला, बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हारे टीचर्स से बात करूंगा कि वे तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री की ट्यूशन पढ़ाए। विनय के ऐसा कहने पर प्रिया का रोना बंद हुआ और वो वहाँ से चली गई। लेकिन विनय दुविधा में पड़ गया कि वह कहाँ से लाएगा 3 महीने की स्कूल की फीस, ट्यूशन फीस और घर खर्च के लिए रुपए। पहले ही वह कर्ज से दबा हुआ था। उसकी छोटी सी प्राइवेट नौकरी में 1 महीने में इतना सब कर पाना आसान नहीं था, और सुषमा है कि बिना सोच विचार के ज्योतिष, आचार्य और रत्नों पर पैसे गंवा रही थी। विनय यदि सुषमा से इस बारे में कुछ भी कहता या उसे रोकने की कोशिश करता, तो उससे लड़ने पर आमादा हो जाती। विनय को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह क्या करे। सुषमा को इस अंधविश्वास के जाल से कैसे बाहर निकाले। तभी कुछ देर में सुषमा घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए ना जाने क्या क्या सामान लेकर आ गई। ये देख विनय ने सुषमा को बहुत समझाने की कोशिश की कि वह ये सब बेकार के खर्चे करना बंद करे, केवल घर परिवार पर ध्यान दे। लेकिन सुषमा नहीं मानी, वह अपनी मनमानी करती रही। सुषमा की मनमानी देख विनय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह सुषमा के सिर से यह ज्योतिषाचार्य और रत्नों का भूत कैसे उतारे। विनय ने कर्ज लेकर दोनों बच्चों की फीस भर दी। प्रिया की टीचर से अनुरोध कर ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी उन्हें राजी कर लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जिस दिन 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ, प्रिया फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ सभी विषयों में अच्छे नंबरों के साथ पास हो गई। प्रिया को जब इस बात का पता चला कि वह अच्छे नंबरों से पास हो गई है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। प्रिया पापा के गले लगकर बोली, थैंक यू पापा। ये देख सुषमा थोड़ी नाराज़गी जताती हुई बोली, अरे वाह, आचार्य जी के पास मैं गई, घंटों लाइन में मैं खड़ी रही, और तुम अपने पापा के गले लगकर थैंक यू बोल रही हो। ये सुन प्रिया बोली, मम्मी, मेरा 12th पास होना कोई आचार्य जी का प्रताप या रत्नों का कमाल नहीं है। देखो, मैं तो कोई रत्न पहना ही नहीं है। ये तो मेरी मेहनत और पापा का मुझे ट्यूशन के लिए टीचर को मनाने का नतीजा है। ये सुनकर सुषमा बड़ी नाराज़ हुई और वह आचार्य जी की पैरवी करने लगी। तभी विनय का मोबाइल बजा। फ़ोन किसी अनजान नंबर से था। विनय के फ़ोन उठाते ही उसे फ़ौरन पुलिस स्टेशन आने को कहा गया। ये सुन विनय भागता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचा, तो उसे पता चला कि पुलिस ने अथर्व को जुआ खेलने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया है। इधर विनय पुलिस स्टेशन में अथर्व को छुड़वाने की कोशिश में लगा हुआ था, और उधर जब सुषमा को इस बात का पता चला कि पुलिस ने अथर्व को जुआ खेलने के जुर्म में जेल में बंद कर दिया है, तो वह रोती हुई भागकर सर्व समस्या निवारण केंद्र ज्योतिषाचार्य जी के पास अपनी समस्या के निवारण के लिए जा पहुंची। लेकिन आचार्य जी ने सुषमा से बिना चढ़ावा चढ़ाए मिलने से इनकार कर दिया। तब जाकर आज सुषमा को यह स्पष्ट हो पाया कि आचार्य जी के लिए उसकी समस्या या उससे कोई लेना देना नहीं है। वह तो केवल एक पैसा कमाने का जरिया थी। जब तक वह चढ़ावा चढ़ाती रही, आचार्य जी उससे मिलते रहे, और आज उन्होंने मुंह फेर लिया। सुषमा आचार्य जी से बिना मिले ही घर लौट आई। विनय जब बड़ी मुश्किलों से अथर्व को पुलिस से छुड़ाकर घर पहुंचा, तो उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा सुषमा घर में रखा सारे टोटकों का सामान बाहर फेंक रही थी, जो उसने स्वयं ही घर की सुख शांति, बच्चों की पढ़ाई और उसकी प्रमोशन के लिए रखा था। विनय
और अथर्व को देखते ही सुषमा दौड़कर उनके करीब आ गई और उसने अथर्व को अपने गले से लगा लिया। उसके बाद वह अथर्व की उंगलियों और गले से वे सारे रत्न निकालकर फेंकने लगी जो ज्योतिषाचार्य के द्वारा दिए गए थे। सारे रत्न और टोटकों के सामान फेंकने के उपरांत सुषमा हाथ जोड़कर विनय से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भटक गई थी। जिस परिवार की सलामती के लिए, सुख शांति और खुशहाली के लिए मैं ज्योतिष आचार्य और रत्नों को महत्व देती रही, उनके पीछे भागती रही, वह मेरी मूर्खता थी, अज्ञानता थी। मैं अंधविश्वास में कुछ इस तरह से पागल थी कि मैं एक भ्रमजाल में फंस गई थी। लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि अंधविश्वास एक ऐसा जहर है जो किसी भी खुशहाल परिवार में घुल जाए तो उस परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है। ये ज्योतिषाचार्य, साधु बाबा, आचार्य अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए हमारी भावनाओं के साथ, हमारी आस्था और विश्वास के साथ खेलते हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब मैं कभी किसी ज्योतिष या बाबा के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। केवल अपने घर परिवार और बच्चों पर ध्यान दूंगी। सुषमा से ये शब्द सुन विनय ने हंसते हुए सुषमा को गले से लगा लिया और फिर बोला, जब जागो तभी सवेरा। सुषमा को भी ये एहसास हो गया था कि वह बहुत ही बड़ी भूल कर रही थी, लेकिन आगे से वह अपनी सारी भूल को सुधारने की कोशिश करेगी और अंधविश्वास से बिल्कुल दूर रहेगी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।